प्रदेश में आपके भीम सिंह एसआई भीम सिंह पटेल से आपके घर से इसकी शुरुआत हुई है और 8 फरवरी तक 20 जिलों में मध्य प्रदेश ये कार्यक्रम चलेगा। 2 दिन आज और कल आपके सीधी में ये कार्यक्रम रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि अपने लोगों तक जाकर के गांव-गांव उनको ये बताया जाए कि जातिवाद जनगणना क्यों सरकार नहीं करवा रही है, क्यों आवश्यक है, किस तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो हमारी हकमारी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। आप पीपीआईडी के लोग हैं और जागरूक लोग हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि इस देश में हकमार और बेईमान कौन है, इस देश का लुटेरा कौन है। हम इस देश के जो कभी शासक हुआ करते थे, आज अपने ही देश में हम गुलाम बने हुए हैं। इस व्यवस्था ने हमको पूरी तरीके से गुलाम बना दिया है। हमें अपना प्रतिनिधि चुनने तक का अधिकार नहीं। हम वोट जरूर डालते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जिस नमूने को ला करके हमारे सामने खड़ा कर देती है, हमें उसी में से एक को चुनना है। हम अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि तक नहीं चुन पा रहे हैं। स्थितियां कितनी खतरनाक होती जा रही हैं, इसका अंदाजा आज हमारे लोगों को नहीं है। संविधान को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जगह जगह पर ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। आपको ज्ञात होगा, जानकारी मिली होगी कि बिहार में शासन ओबीसी जातियों का है, ओबीसी पार्टियों का है, लेकिन वहां सत्ता कोई और चला रहा है। कटिहार में अभी 3 दिन पूर्व ओबीसी समाज के 7 लोगों का नरसंहार किया गया और कमाल की बात यह है, वहां जो लोग सरकार चला रहे हैं उन्हीं के समाज के लोगों का नरसंहार किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सामंतों के द्वारा। तो केवल सत्ता मिल जाने भर से हमारे अधिकार मिलने वाले नहीं है। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, क्या वो वैचारिक रूप से भी हमारे हैं, ये मायने रखता है। जब तक सत्ता में बैठे हुए लोग वैचारिक रूप से भी हमारे लोग नहीं होंगे, तब तक वो हमारे लिए कोई कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। सत्ता हमें मिली है, यूपी में, बिहार में सत्ता हमारी रही, लेकिन हमें कितना अधिकार मिला है, इस पे हमें विश्लेषण करना होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको फैलाना होगा, घर घर पहुंचाना होगा और ये समझाना होगा कि किस तरह हमारे अधिकारों को लूटा जा रहा है। जिस दिन हम एक बात पर अडिग हो जाएंगे, एक प्रतिज्ञा कर लेंगे कि जो हमारे संविधान के विरोधी हैं, जो मंडल कमीशन के विरोधी हैं, अधिकारों के विरोधी हैं, जो जाति जनगणना के विरोधी हैं, समता, समानता और सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, ऐसे लोगों को हम दान मान मतदान नहीं देंगे। उसी दिन से हमारे परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। हमें ये प्रण करना पड़ेगा, जो हमारे शोषण कर रहे हैं हम उन्हीं का पोषण कर रहे हैं। हम लोगों को इस पर निश्चय करके ये प्रतिज्ञा लेनी है। अगर हम मतदान करेंगे तो अपने व्यक्ति को और दान करेंगे तो अपने मिशन को, और सम्मान उसी को देंगे जो हमारा सम्मान करेगा। ये फ्री की चीजें नहीं है कि किसी को भी जाति के आधार पर बांटते फिरो। हमने देखा है कथित उच्च वर्ग के कुछ लोग हमारे जो समाज के, हमारे जो पुरखे हैं, हमने अक्सर ये देखा है, जब मैं बिहार निकला हूं, जब मैं यूपी के कई क्षेत्रों में घूमा हूं, हरियाणा घूमा हूं, राजस्थान घूमा हूं और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत घूमा हूं, अभी घूम रहा हूं। कई जगह हमने ये पाया है कि हमारा 80 साल का बुजुर्ग जो है, एक 52 के 10 साल के बच्चे के पैर छू करके पूरे परिवार और समाज की प्रतिष्ठा को उसके कदमों में गिरवी रख देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्मान बराबर वाले का किया जाता है। जो हमसे उम्र में छोटा है उसका हम पैर क्यों छुएं? मैं मानता हूं पैर छूने की परंपरा ही गलत है। अगर छूना ही है, सम्मान देना ही है, तो जो हमसे साख में बड़ा है और उम्र में बड़ा है, साख में मतलब रिश्ते में बड़ा है, चाचा ताऊ बड़ा भाई है, और वो भी साख के साथ उम्र में भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साख में ही बड़ा है, उम्र में बच्चा है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो हमारा सम्मान नहीं करता हम उसका सम्मान नहीं करेंगे।
तक ऐसे लोगों का जो हमारे अधिकारों के विरोधी हैं, इनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बहिष्कार नहीं करेंगे, राजनीतिक बहिष्कार नहीं करेंगे, हमारे परिवर्तन का पहिया आगे नहीं घूमेगा। तो ये तमाम चीजों को हमें ध्यान रखना है। और विशेष रूप से जो ये यात्रा है, इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि जातिवार जनगणना की जो ये लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। संविधान ने भी कहा है कि जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। मंडल कमीशन ने भी जब रिपोर्ट पेश की है तो कहा है कि 7 जातियों के आंकड़े न होने की वजह से 1931 के आंकड़ों से हमें काम चलाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं सामने आई। अब जो सरकार बने वो तत्काल जनगणना करवाए और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत होना चाहिए। हमारे लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन ने कहा है कि 27% ही दिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मंडल कमीशन की किताब हमारे पास है, आप पढ़ लीजिए उसको। मंडल कमीशन कहता है कि चूंकि कैप है, बाधा है, इसलिए हम 27% की मांग करते हैं, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा एक भ्रम बना हुआ है कि मंडल कमीशन केवल नौकरियों के लिए है। यह भ्रम बना नहीं, बनाया गया है। मंडल कमीशन नौकरियों में सिफारिश के लिए नहीं है, नौकरियों में आरक्षण के लिए नहीं है। नौकरियों में आरक्षण की एक ही सिफारिश है, बाकी 39 सिफारिश फिर किस लिए है? आप मंडल कमीशन जो है आपके एजुकेशन रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म का सबसे बड़ा दस्तावेज है। जिस दिन आपके बच्चों के लिए आपके कस्बों में, शहरों में सरकारी हॉस्टल्स बन जाएंगे, जो निःशुल्क आपके बच्चों को वहां सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिस दिन मंडल कमीशन के हिसाब से हमारे ओबीसी बहुल आबादियों में कॉन्वेंट सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम बन जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? मंडल कमीशन का जैसे ही दस्तावेज पेश हुआ और पहली सिफारिश लागू हुई, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? पहले तो 9 जजों की जो बेंच थी वो इसी को खंगालने में लगी रही कि कोई एक पॉइंट मिल जाए इस रिपोर्ट को खारिज कर दे। भला हो बीपी मंडल का कि सब चीजें सोच समझ के की, कोई मौका नहीं मिला, रिपोर्ट खारिज नहीं हुई, तो उन्होंने दूसरी चाल चली, क्रिमिलेयर लगा दिया। क्रिमिलेयर लगा करके आपकी लड़ाई को खत्म कर दिया। इससे भी जब उनको संतोष नहीं मिला तो वो कोलेजियम ले आए 93 में। कोलेजियम क्यों ले आए? कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके लोग जाकर के जज ना बन जाए। तो कोलेजियम ला करके उन्होंने आपको जज बनने से रोक दिया। इससे भी संतोष नहीं मिला तो तीसरा कदम उठाया कि सबसे पहला निजीकरण एजुकेशन का किया। जब शिक्षा ही बर्बाद कर देंगे, आपके बच्चों को पढ़ने लायक ही नहीं रखेंगे, तो जब आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो न तो आरक्षण का लाभ मिलेगा, न डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, जज बनना बहुत दूर है साहब। एक नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी है। उसके तहत आप देखिए सरकार का प्रावधान है कि मान लीजिए आपके गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल में 3000 बच्चे अगर नहीं है तो उसको क्लोज कर दिया जाएगा और दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। अब 20 किलोमीटर तक अगर 5 सरकारी स्कूल है, पांचों को मिलाकर 3000 बच्चे नहीं हुए, तब क्या होगा? पांचों को क्लोज कर दिया जाएगा, छठे में मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये क्या किया जा रहा है? आपसे आपके शिक्षा के अधिकार को छीना जा रहा है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र में आप कॉन्वेंट स्कूल में जब जाते हैं तो एडमिशन कराने का 20 से 25 हजार रुपया लगता है। मैंने अपनी बच्ची का कराया, 20 हजार रुपया लगा और महीने का 1500 रुपया फीस है। आप सोचिएगा कि जो थोड़ा सा कमा रहा है वो करा लेगा, लेकिन जिसके पास खाने को नहीं है वो कैसे एडमिशन कराएगा, कैसे बच्चे को पढ़ाएगा? आज जब सरकारी स्कूल बचे हुए हैं कुछ, तब ये हालात है। जब पूरी तरह सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे उस समय क्या परिस्थितियां होंगी? तब यही जो आज 20 हजार लेते हैं, ये लोग 2 लाख 5 लाख एडमिशन शुल्क लेंगे, डोनेशन के नाम पर पैसा लेंगे। 10 हजार 15 हजार आपका महीने से फीस लेंगे। क्या आप अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे साहब। आप जब देखिए कोरोना आया, हम लोग, हमारे तमाम लोग ये कहते थे कि निजी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, लेकिन जब कोरोना आया तो सबसे पहले धोखा देके कौन भागा? सबसे पहले ताला किसने लगाया? निजी अस्पतालों ने। हमारी सेवा किसने की? हमारी जान किसने बचाई? सरकारी अस्पतालों ने। उसमें सबसे ज्यादा सेवा देने वाले लोग कौन थे? वो भी हमारे ही लोग थे। वहां भी जो कथित जो है शक्ति वाले लोग थे और मेरिट वाले लोग थे,
सरकारी वाले भी ज्यादातर गायब ही रहे, वहां भी ओबीसी SC ST के लोगों ने ही मोर्चा संभाला, लोगों की जान बचाई अपनी जान जोखिम में डाल करके। तो हम तो वो लोग हैं साहब जो इस देश के लिए हमेशा अपना बलिदान देते आए हैं। इस देश को देश कहने लायक हमारे पुरखों ने बनाया, अपनी मेहनत से इसको देश बनाया है। जो बिल्डिंगें बनी हैं ये हमारी देन है। अगर हम मजदूर ना होते तो इस देश में बिल्डिंगें नहीं होती। हम मजदूर ना होते, हम किसान ना होते तो इस देश में अडानी अंबानी भी नहीं होती। तो इस देश का जो असली मालिक है वो हम हैं, मूल निवासी ओबीसी SC ST पसमानदा समाज के लोग। और आज हमारे साथ ही अन्याय अत्याचार हो रहा है और हम मूक दर्शक बनके देख रहे हैं। तो इसलिए मैं ये अपील करता हूं आपसे कि जातिवाद जनगणना की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मंडल कमीशन को पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद मंडल कमीशन को संपूर्ण लागू कराने की लड़ाई को लड़ने का काम करें। जो लड़ रहे हैं ये न देखें कि वो किस क्षेत्र से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, वो आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आपके वर्ग के हैं, इतना देखें और उनका साथ दें। संगठन मायने नहीं रखता है, कौन सा संगठन का पर्चा लगा हुआ, हालांकि मैं तो आप देखेंगे पूरा बैनर छान मारिएगा, संगठन का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे समाज के हक और अधिकार की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है, मंडल कमीशन को लागू करने के संकल्प की लड़ाई है, अपने अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई है। इसीलिए इसका नाम आत्मसम्मान मंडल संकल्प अधिकार यात्रा है। तो ये पूरी लड़ाई हमारे हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। इसको हम सभी को मिलकर के आगे बढ़ाना है। तन मन धन से जैसी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हमें इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है। इसकी जो मुख्य योजना हमारी है, रणनीति है, वो मैं थोड़ा आपको बता दूं। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर माहौल हम लोग तैयार कर लेते हैं, अपने लोगों को जागरूक कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं, तो 2024 का जब समापन होगा 17 फरवरी को यात्रा का, लखनऊ या दिल्ली में एक जगह जो तमाम साथी डिसाइड करेंगे, हम वहां पर किसान आंदोलन की तरह स्थायी आंदोलन की शुरुआत 17 फरवरी से करेंगे। और हम चाहते हैं कि जब 17 फरवरी को इसका समापन हो, आंदोलन की स्थायी आंदोलन का शुरुआत हो, तो जिन क्षेत्रों में, जिन प्रदेशों में यात्रा घूम रही है, वहां से सारे बहुजन समाज के लोग भारी संख्या में अपने हक अधिकार के लिए वहां पहुंचे और लड़ने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। PPID के साथियों का मैं पुनः आभार करता हूं। PPID के महासचिव जी को मैं आमंत्रित करता हूं को आकर के अपनी बात रखें। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।